प्रणाम। आज जो इधर हम लोग आए हैं, मैं पहले परिचय करवा दूँ। अजय सिंह हैं मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, सहयोगी, पिछले 20-25 वर्षों से मेरे साथ रहे हैं, हर सुख दुख में खड़े हैं। तो हम एक म्यूचुअल जॉइंट वेंचर पर जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो हमारा सामाजिक हो, आर्थिक हो, लगातार लगे हैं। यही वजह है कि हमारे साथ हमारे मित्र आज यहाँ हैं। आज जिला चंबा विशेषतः बरमौर क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर अर्निंग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आय के साधनों में सिर्फ हाइड्रो सेक्टर एक आता है। हिमाचल प्रदेश पन विद्युत परियोजना उत्पाद करने वाला बहुत बड़ा राज्य है। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो जनरेशन प्रदेश सरकार को भी यहीं से आ रहा है, जिसमें जिला चंबा विशेषतः हमारा ये जो चमेरा 1, 2, 3 आप बुड्ढे ले लो, 70 मेगावाट के प्रोजेक्ट ले लो, GMR का बना, JSW बना रहा है 25-30 मेगावाट के छोटे प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट सरकार बना रही है। हमें खुशी है कि हम लोग देश के लिए, प्रदेश के लिए आर्थिकी को बढ़ाने में, सुधारने में मददगार हैं। पिछले वर्षों में और जो अभी वर्तमान में जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट में कार्य हो रहे हैं उसमें बड़ा सारा डिफरेंस हम लोगों ने देखा है। मैं JP के समय में जब चमेरा 2 की बात करें उस समय में और आज में अगर हम फर्क देखें तो हमें लगता है कि अब हमारा दोहन हो रहा है, मतलब अब मानवाधिकार का हनन हो रहा है, हम लोगों का हनन हो रहा है। देखिए, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बिजली उत्पन्न हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जो कंपनियां ये प्रोजेक्ट बना रही हैं वो सरकार के समकक्ष बैठने वाली, जिनको हम कॉर्पोरेट सेक्टर कहेंगे, हैं। हम उन लोगों के सामने देने से व्यक्ति इस पूरी व्यवस्था को स्क्रूटन करने के लिए, इसको व्यवस्था में जो हमारा स्थानीय निकाय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, राज्य प्रशासन है, सरकारें हैं, वो सारे उनकी सहयोगी रहते हैं। स्थानीय लोगों के साथ लोगों को रोजगार दिया जाता है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं, अब प्रोजेक्ट और उन कंपनी को लगने लगा है कि वो अब हमारा अधिकार हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का था। मेरे ख्याल तब भी कंपनी का सिस्टम था, आज भी कंपनी का सिस्टम है। हम लोगों ने सरकार की ओर से इन लोगों को बुलाया, इनका आह्वान किया कि आप यहां आए, हमारे साथ संसाधन का दोहन करें और देश के आर्थिकी को मजबूत करने में सहयोग करें। लेकिन इन लोगों ने अपने चंद लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए लोगों के अधिकारों को हाशिए पर रखना शुरू कर दिया। इसमें 2-3 चीजें, भरमौर के लिए जो इस वक्त होली में हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है JSW का, इससे पूर्व बन चुका GMR का, इन प्रोजेक्ट के लिए हमारे करीब 20 पुलों से होकर इनके भारी भरकम वाहन गुजरते। आप जानते हैं 2 पुल बैक टू बैक टूटे थे, लूणावाड़ा और चोली वाला, जिसमें दो ट्रक गिर भी गए थे चोली वाले में और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। प्रोजेक्ट की जब बात आती है तो कंपनियां कहती हैं कि स्थानीय क्षेत्र में वो आने वाले जो लोग हैं, जो होड़ी के लोग हैं, गरोड़ा के लोग हैं, सिर्फ वो लोग प्रभावित हैं। जबकि हमारा ये कहना है कि गोली, जहां से 2 लेन वो रोड खत्म होता है, वहां से यहां तक जिला चंबा से होती हुई अप टू बरमौर तक, होड़ी तक के जो लोग हैं वो सब के सब लोग प्रभावित में आते हैं। वजह है इसकी, इनके जो ये 30-30 मीटर लंबे ट्राले जब निकलते हैं ना, ये किसी जगह पे फंस जाते हैं तो एम्बुलेंस में कोई लेबर पेन वाली कोई महिला होती है, उसको आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस में ही डिलीवरी होगी। बहुत से केसेस ऐसे हुए, कोई एक्सीडेंटल केस है, इनके ट्राले फंसे होने के कारण वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, मर गया। शायद वो बरमौर का ना था, हो सकता है इनका ट्रक मैला में फंसा, वो करिया का रजेरा का व्यक्ति भी और इसे राग का व्यक्ति भी, उसने उसका भी बलिदान किया है। तो हमारा मानना है कि वो पूरे का पूरा जिला प्रभावित हुआ है। इससे पहले कंपनी का होता था, सरकार की ओर से निर्देश थे कि कंपनियां स्थानीय विकास के लिए, भौगोलिक विकास, इसमें भवन, आगे आपके ध्यान में होगा, मुझे लगता है JP वालों ने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो ये पुल, ये हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था। मैं पूछना चाहता हूँ, GMR, JSW या और जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई एक भवन बता दें जिसको वो आइडल कहें कि हमने ये चीज बना कर दी है। हालात इतने खराब हैं कि उन क्षेत्रों में एक एम्बुलेंस तक ये देने से गुरेज कर रहे हैं, और अगर एम्बुलेंस है तो उनके ड्राइवर नहीं। कुंवर में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट और चल रहा है जिसको लेकर हमने 1 वर्ष पहले RTI मांगी थी।
आरटीआई में सीधी सी चीज़ें पूछी गई थी कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी साइट कहाँ है, फॉरेस्ट की लैंड कितनी है, रेवेन्यू की लैंड कितनी है, जो वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उनको आप गम शूज सेफ्टी में क्या दे रहे हैं, हेलमेट के साथ वो जा रहे हैं, उनको मास्क दिए जा रहे हैं, उनको गम शूज दिए जा रहे हैं, उनको दस्ताने दिए जा रहे हैं, क्या वहाँ डिस्पेंसरी है, अगर किसी को चोट लगती है तो आप बताएं कि वो डिस्पेंसरी है या नहीं है, जो आपके एक्सप्लोसिव जा रहे हैं उसके लिए मैगजीन कहाँ है, जो आपकी HSD फ्यूल है उसके लिए रखने के लिए उनके पंप कहाँ हैं। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए SDM के माध्यम से, क्योंकि अथॉरिटी तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो वो है, उनकी ओर से लेटर जाता है कंपनी को और एक लेटर जाता है रेवेन्यू को। रेवेन्यू वाले जवाब देते हैं कि हमारे पास इसकी कोई मिसल नहीं है, जबकि हमने मिसल नहीं मांगी थी, वो रेवेन्यू भी जानता है, और रेवेन्यू में भी कुछ बग मिले बैठे, उनको भी हमने ट्रेस कर लिया है। और कंपनी ये जवाब देती है कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, वी आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और हम आपके इन सवालों के लिए जवाब दे नहीं। हमारा प्रश्न ये है कि सरकारी संसाधनों में जहां सरकार का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, उन चीज़ों से संबंधित जानकारी उनको देनी है, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट अथॉरिटी, कोई भी काम कर रहे हैं वो सब RTI के दायरे में आते हैं। उसके बाद हमने अपील दायर की, इनके ADM के पास गए, ADM ने जवाब देना उचित नहीं समझा, हमने एक बार फिर से उनको लेटर दिया, 90 दिन के अंदर जवाब नहीं आया तो हमने दुखी होकर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को SIC को लेटर लिखा। 90 दिन में जवाब ना आने के लिए और भ्रामक जवाब जो रेवेन्यू ने दिया उसके लिए, उस जवाब को देने के लिए कोर्ट नंबर 2 में इन्होंने कहा कि हमने केस लगाया है, 4 महीने से डिस्प्ले कर रहा है उनकी वेबसाइट पर, हम डायरी डिस्पैच नंबर उसका दे सकते हैं, जो इनरोलमेंट नंबर जो वहाँ हुआ है वो दे सकते हैं, आप अभी भी चेक कर सकते हैं। उसका जवाब देने के लिए इन्होंने 120 दिन लगा दिए। हमने परेशान होकर CIC में ये लेटर दिया, CIC का मैकनॉलेज आ गया, उन्होंने ये फॉरवर्ड कर दिया है स्टेट सेक्रेटरी को, और पैरेलल NGT में इसी प्रोजेक्ट का मामला, क्योंकि हमारे ध्यान में है कि ये हमारे फ्लोरा और फौना को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके ध्यान में होगा फॉरेस्ट वालों ने करीब 2-3 हफ्ता पहले शिवालिक हाइड्रो को लेकर उनके डिमार्केशन की बात कही ही थी कि जब तक डिमार्केशन होगी तब तक वो प्रोजेक्ट का काम रोके रखेंगे। हमें जानकारी मिली कि काम फिर भी चला हुआ है। फॉरेस्ट वालों ने ऑर्डर निकाले हैं, फॉरेस्ट वालों को हमने कहा, वो नीचे की अथॉरिटी को कहा तो उन्होंने कहा हायर अथॉरिटी से बात करें। हायर अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने कहा हम नीचे बात कर ली है। तो ये कुछ दिन तक ये ड्रामा चलता रहा। प्रोजेक्ट वालों का ये कहना है, डोंट हैव आइडिया, उनका नाम नहीं जानता, वो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं शर्मा करके, उनका कहना है कि आप जो मर्जी कर लो, हम काम नहीं रोकेंगे। अब वो व्यक्ति कौन है, उसका क्या इंटरेस्ट है इन काम को करवाने में, हम नहीं जानते। परेशान होकर हम 4 दिन पहले DFO से बात करके कि हमें खुद आना पड़ेगा, 4 दिन पहले हमने कल विजिट किया है और वहाँ फॉरेस्ट की टीम आई थी, 12-14 लोग आए थे, हमने उनको बताया ये हालात है, उन्होंने देख लिया वहाँ काम चला हुआ है। और ये बात भी उन्होंने, इस बात की उन्होंने पुष्टि की कि हमसे भी उन्होंने कहा है, PR शर्मा ने कहा है कि हम ये काम नहीं रोकेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई आदेश पारित होते हैं, मुझे ये आदेश होता है कि तुम्हें कोर्ट में आना होगा, मैं बोलूँ कोर्ट मेरा क्या करेगा, मैं नहीं आता। ये जब कंटेम्प्ट हो रहा है, जब अवमानना हो रही है आदेशों की, तो सीधे तौर पर FIR हो जानी चाहिए। ये तो दादागिरी होगी, मैं नहीं रोकता काम, जो मर्जी करना है आप कर लो। दूसरी बात, ऐसी कौन सी उनके पीछे शक्ति काम कर रही है जिस कारण से वो बोल रहे हैं कि मैं काम नहीं रोकता। हमारे आंतरिक सूत्रों से जानकारी मिली है, एंग्लो भाषा में, इंग्लिश भाषा में बड़ा साम्रांत सा शब्द है लाइजनर, हिंदी में हम बिचौलिया बोलते हैं, दलाल भी बोल देते हैं। तो उनके अपने बिचौलिए के माध्यम से एक रसूखदार तथाकथित नेता है हमारे, उनके साथ मिलकर वो उधर शिमला में हाजिरी लगा के आए। जरूरत पड़ेगी तो हम फोटो भी देंगे उनके, प्रमाणिकता के साथ, डेट के साथ। हो सकता है कि शायद वो शक्तियाँ काम कर रही हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाले कहते हैं कि तुम यहाँ हमारे साथ लड़ रहे हो भाई, वो जो ऊपर बैठे हैं हमारी उनके साथ सेटिंग है, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उनके साथ उन सेटिंग के चलते अपनी सेटिंग कर लेते हैं और मामले दब जाते हैं। हम आपको ऑन रिकॉर्ड वचन देते हैं, शिवालिक हाइड्रो में 1 पैसे की इन्वॉल्वमेंट मेरी और अजय सिंह की दिख जाएगी, 1 पैसे का काम दिख जाएगा, आप हमारे विरुद्ध जो मुकदमा दायर करना होगा कर लें।
हम सिर्फ एक बात पर रहे हैं, ये एनजीटी में हमने मामला लगाया है। एनजीटी में जो हमारे कारण हैं केस लगाने के, मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं आपको बता दूं, अभी वो कहाँ है कि ये गटोर से जो साइट बनी है इनकी ना, वो जंगल से जो बियर साइट है, 2 पावर इनटेक इनके बियर साइट, 2 एक कुलवाड़ी साइड से है, एक गटोर वाली साइड से है, करीब 31 मीटर मेन साइड से हटके है। 31 मीटर इधर से इधर है साइड। और इंटरेस्टिंग है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट है। आप जानते हैं रिजर्व फॉरेस्ट्री में तो हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, उसी जो जंगल से जो वो टनल आ रही है ना, उनमें 3 डंपिंग साइट फॉरेस्ट वालों ने उनको अलॉट कर रखी, और वो तीनों डंपिंग साइट खाली है, उधर मक नहीं फेंका है। जबकि 2/2 का फेज है करीब उनका, 8 मीटर तक टनल खुद चुकी है, तो मक कहाँ गया? जाहिर सी बात है उस मक को मक डंपिंग साइट पर नहीं फेंका गया है, उनको फॉरेस्ट्री में, रिजर्व फॉरेस्ट्री में या आनन फानन में अपना पैसा। देखो गेम क्या होता है, यहाँ से एक्सकावेशन हो रही है, यहाँ की लीड बन रही है 6 किलोमीटर की, या आप मान लीजिए 2 किलोमीटर की लीड बन रही है डंपिंग के लिए। 2 किलोमीटर के लिए ट्रक ले जाना, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। कंपनी का 8 करोड़ रुपया खत्म हो रहा है, और कंपनी बजाय इसके उससे संबंधित जो अथॉरिटी उनको डाल के 1 करोड़ उनको देते हैं और अपने 7 करोड़ का बेनिफिट करते हैं। ये होता है और होता रहेगा। अब प्रश्न ये है कि 3 डंपिंग साइट जब अलॉट हैं, तो भाई उनसे पूछो कि ये 3 डंपिंग साइट तुम्हारी हैं, यहाँ मक नहीं गिरा, तुमने कहाँ गिराया? ये मामला भी हमने एनजीटी में लिया कि उनसे बात करें। दूसरी बात कि जो इनकी फीड बुक है, इनके मन अनुसार जो इनकी पैन स्टॉक है ना, पैन स्टॉक आप जानते होंगे, जहाँ से पानी दोनों साइड से बियर होके आ रहा है, वो पैन स्टॉक जो है वो अंडरग्राउंड है, जबकि ये ओपन में बन रही है, वहाँ आपको दिख जाएगा। पावर हाउस 200 मीटर इधर से उधर है। पावर हाउस को यहाँ बनना, तो पावर हाउस वहाँ बना हुआ है। फर्स्ट वालों ने काम बंद कराया, इस वक्त एक बियर साइड बंद है, एक पावर हाउस वाला एरिया बंद है। 2 साइटें भी उन्होंने धड़ल्ले से चला रखी हुई, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ तो कोई एक्शन नहीं है, जबकि फॉरेस्ट वालों ने पूरे प्रोजेक्ट बंद करने को बात कही है। अब 118 हिमाचल में आप जानते हैं 1974 ऑफ 188 एक जमीन अधिग्रहण का नियम, एक अधिनियम है। हिमाचल से बाहरी आदमी जब हिमाचल प्रदेश में आएगा, वो घर बनाने के लिए, उद्योग के लिए जमीन ले सकता है किसी भी स्थानीय व्यक्ति से, लेकिन उसको 118 की उस फॉर्मेलिटी को, मतलब सरकार से अनुमति लेनी होती है। उस टाइम पहले मामला आया था कि 3 साल में उनको मकान इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, अब वो समय 5 साल तक बढ़ा दिए उन्होंने। इनको भी स्थानीय क्षेत्र में जमीन लेनी थी, तो उसको 118 क्लियर करवाना था। इन्होंने स्थानीय व्यक्ति से जमीन ली है, हमारे ध्यान में है, और रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल नहीं हुआ है। इंतकाल हो गया, 118 भी उचड़ी नहीं है, और उस जगह पर भी वो काम कर रहे हैं, तो 118 की भी अवमानना हो रही है कहीं कहीं। और इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो हमने भरमौर एडीएम की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी, भरमौर एसडीएम की नहीं देखी, बेचारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा हुआ। फॉरेस्ट वालों से हमने बात की, पुलिस विभाग से जब वो आग्रह कर रहे हैं कि इसमें FIR दे, तो पुलिस का कहना है कि जब तक मैटर नहीं होगा हम FIR नहीं कर सकते। निसंदेह पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तभी होगी जब वहाँ वो क्रिमिनल कुछ इश्यूज होंगे। अब ऐसे में प्रश्न उठता है, मैं आप बंधुओं के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहूँगा, सरकार से पूछना चाहूँगा कि उन कंपनी के पास ऐसी कौन सी पावर है भाई, कौन सा उसका, उनको कौन सा बैक का उसको बैक में सपोर्ट मिला हुआ है कि वो कह रहे हैं हम अपना प्रोजेक्ट नहीं रोकेंगे। और दूसरा, इतनी वायलेशन के बावजूद भी फॉरेस्ट अकेला लड़ रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए ये कमेटी क्यों नहीं बिठा रहे भरमौर एडीएम? होड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करूं, इसके साथ ही आप सब जानते हैं हमारे पुल टूटे, 40 मेगावाट के बोर्ड लगे हैं अपने NH वालों की ओर से, खड़ा मुख तक NH है, उससे आगे आ गया खड़ा मुख तक है, और उसके बाद PWD का आ गया होली की तरफ। वहाँ एक और साइट है, एक और पुल है मछहत्तर में, 25 टन का बोर्ड लगा है, आपको कॉपी भी हम देंगे। और 10 चक्का ट्रक में जब थोड़ा सा भी माल जाएगा ना, तो वो 30 टन तो बन ही जाता है। PWD वालों के, NHAI अथॉरिटी वालों के उन निर्देशक पट्टिका, हालांकि वो DC के आदेशों से हुआ है, उन पट्टिका के बावजूद भी वो गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं। हमारे पास उनके वेब्रिज के 42, 50 टन के बिल पड़े हुए हैं, हमने वेब्रिज गाड़ियों को रोका है। इस निमित्त हमने ये एक लेटर दिया हुआ है DC को, वो एडीएम भरमौर को गया हुआ है 21 अप्रैल का। अभी तक एडीएम भरमौर की ओर से हमें कोई जवाब नहीं आया। एडीएम भरमौर की कार्यप्रणाली पूरी तरह से संदेह है। मेरे ये फोन हैं, मेरे पास 3 नंबर हैं,
ये 2 नंबर से मैं उनको कॉल कर चुका हूँ। एक बार जिस नंबर से बात हुई उस नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया, दूसरी बार बात हुई तो मेरा दूसरा नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और ये कहा कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ। वो जवाब देना उचित नहीं समझती हैं। देखो आज भी व्यवस्था वही लग रही है मुझे फिलहाल भरमौर में। चंबा के बारे में मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें भरमौर से ही हो रही हैं। ADMRC आपको पता है एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है, उनके पास प्रदर शक्तियाँ रहती हैं कि वो लगभग जिला के लेवल की सारी जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। उन्होंने इस बारे में अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो जवाब देना उचित नहीं समझे। हमें तो भरमौर में कई बार ये लगता है कि वो अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बड़े लोग रसूखदार लोग उनके साथ मिल जाते थे। आज भी वो कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनियां करार दूंगा मैं उनको, उनके साथ यही लोग एडमिनिस्ट्रेशन ये मिला हुआ है और जनता का दमन हो रहा है। इन प्रोजेक्ट से निकलने वाले धुएं से, इन प्रोजेक्ट से निकलने वाले ये जो ट्रांसमिशन की जो लाइन गई हैं, इनसे आने वाले 10 सालों में हम लोग हार्ट के मरीज बनेंगे, ब्रेन हैमर्स होंगे, कैंसर की बीमारियां होंगी, फेफड़े के हमें कैंसर होगा, अस्थमिक होंगे। इन सब के कारण ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है। हम देश के निर्माण में सहायक हो रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? मानव होने के नाते, उस क्षेत्र का बासिंदा होने के नाते हमारे अधिकारों का हनन क्यों? हमें वो मिलने वाला पैसा, हम लोगों को मिलने वाली वो सुविधा, उन रोडों को दुरुस्त करना, उन नियमों को साइड रख कर वो कार्य कर रहे हैं प्रोजेक्ट वाले। वो ट्रक ले जा रहे हैं। कल अगर ये मेरा 11 में पुल आता है, मेरा इधर धरवाला में पुल आता है, जो ये कौन सा है दुनाली वाला पुल आता है, अभी एक नया पुल लूना वाला बना है, वो कोई भी पुल टूट जाएगा, फिर आवाजाही रुक जाएगी, फिर 1 महीने के लिए डिस्टर्ब होगी। क्यों ना इन कंपनियों को ये पहले कह दिया जाए कि तुम लोगों के भारी वाहनों को ले जाने के लिए तुम अलग पुल बना दो या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। इनके 70-70 टन के DG आएंगे अभी भाई साहब, उनको भी उन्होंने लेकर जाना। जब ये इनको ले जा रहे हैं, एक 1.5 लाख 2 लाख अफरस्ट वाला चलान कर देगा और वो इनका पुलिस वाले आएंगे तो साइड में लगवाएंगे। सुबह इनकी बात होती है, निकाल ले जाते हैं, क्योंकि पुलिस उनको तब तक नहीं रोक सकती जब तक कंप्लेनेंट नहीं है। प्रशासन तब तक एक्शन नहीं लेता जब तक कंप्लेनेंट नहीं है। और हम 2 कंप्लेनेंट हैं। हमें प्रशासन से, हमें सरकार से उम्मीद है, बल्कि हम अपेक्षा रखते हैं नागरिक होने के नाते, कि इन प्रोजेक्ट वालों की जो दादागिरी है, बंदरबांट है, ये सारी की सारी बंद होनी चाहिए। इसके अलावा एक विषय और है, समय मुझे लगता है आपका ज़्यादा ले रहा हूँ। एक विषय और है, ये पंचायती राज विभाग है, हम सब जानते हैं। मैं इनफैक्ट खुद पंचायती राज विभाग से रहा हूँ 2010 से 15 तक। ब्लॉक में एक टेंडर प्रक्रिया चली है। कल DC साहब के पास एक प्रधानों की यूनियन मिली थी, अगर आपके ध्यान में होगा, आपने कवरेज दी होगी। मैं उस मामले को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं भी टेंडरी हूँ, मैंने भी टेंडर का इसमें डाला था। 1 लाख की EMD दी थी। पिछले 10 दिनों से चंबा में घूम रहा हूँ। रात को रुकने का, कमरे का 1,500 रुपये का खर्चा है, रोटी भी खा रहा हूँ, 2 समय का भोजन भी, करीब 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च कर दिया होगा हम दोनों ने यहाँ रुकने और रहने का। उस टेंडर में ये कंक्रीट, रेत, बजरा, पत्थर, इंटरलॉक टाइल, जो भी कंपोनेंट थे उसके लिए निविदाएं आमंत्रित थी। 2 तरह की थी, एक 2.5 लाख वाली थी, इसमें बड़े कंपोनेंट थे, एक 1 लाख वाली थी, इसमें छोटे कंपोनेंट थे। 2.5 लाख वाले में भी डाला था हमने और 1 लाख वाले में भी डाला था। 1 लाख वाले कंपोनेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है कल। ये कोई जिला परिषद की बैठक हुई थी, उसके दबाव में, मैं इसको दबाव ही कहूँगा, टेंडर खुलने के बाद। तो अब यहाँ कोई बड़ा झोल हो रहा है। मैं पंचायती राज व्यवस्था पर अंगुली ये उठा रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, इसको बंद कर देना चाहिए। ये डिसेंट्रलाइज बेस्ड जो सिस्टम बना रखा है, इसको बंद कर दीजिए। देखिए, हमने रेते के रेट कोट किए 1300 रुपया क्यूबिक मीटर। आप आज की डेट में किसी भी पंचायत का रेते का रेट देखिए 3200 और 3400 रुपया है। हमने पत्थर के रेट कोट किए 800 रुपये। अब किसी भी पंचायत में चले जाइए 2000 का रेट है। झोल कहाँ है? ये बोलते हैं कि पंचायत स्तर पर वेंडर हो। DC साहब ने हालांकि उसमें तर्क दिया है, अभी हम BDO से भी मिल के आए। BDO साहब ने कहा कि आपकी वाली बात हमने आगे रखी, हमने EMD वापिस नहीं ली है। होता क्या है, खेल क्या है, वेंडर अधिकतर प्रधानों के होते हैं, आप हम सब जानते हैं। और पत्थर के बिल पर आप लोगों ने भी बहुत सारी खबरें बनाई होगी। इस खेल को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा।
मतलब मैं विस्तार करूंगा क्योंकि मैं इसके अंदर घुस कर देख चुका हूँ, इसलिए मैं 60,000 की लेबर जाएगी और 40,000 के लगेंगे पत्थर। अब वो 40,000 की जो पत्थर है ना, वो भी वो 60% लेबर वाले से लिए जाते हैं क्योंकि वही लेबर काम करती है वहाँ और वही उन पत्थरों को निकाल कर देते हैं। बिल किसके नाम से जाता है? वेंडर के नाम से। अब वेंडर को पैसा जितना प्रधान चाहता है उतना मिलता है क्योंकि तो प्रधान ने बनाया होता है। ये जो ओपन टेंडर हो रहे थे उस रेट में कोई चुनौती मतलब कोई चैलेंज था नहीं। हमने रेट डाल दिया 800 रुपया, अब प्रधान अपने का डालता कोई तो 2,000 ही डालेगा ना क्योंकि सारे टेंडर तो वो दे रहा है। इन्होंने इस टेंडर को खारिज कर दिया ये कह के कि इससे धांधली होगी, इनसे कारपोरेट सेक्टर पंचायतों में घुसेगा। मेरी पंचायत में टेंडर होता है मुझे नहीं पता होता है, आपकी पंचायत में टेंडर होता होगा, आप अपने जानने वालों से हो सकता है कि आपके मित्र बंधु भी हो, प्रधान उनसे पूछिए, पता ही नहीं होता। और यहाँ एक मतलब इसको राजनीतिक दिशा दी गई। हमारे आंतरिक सूत्रों से हमें खबर मिली है कि इन्होंने ऊपर से भी दबाव बनाया है। कल प्रधान की यूनियन मिली, जिला परिषद वालों ने इसका विरोध किया कि ये प्रक्रिया बंद हो। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको अब तक 4,000 की मिल रही थी वो आपको 1,500 में मिल रही है। जो चीज़ अब तक सरकार को, जिसके लिए सरकार को 2,500 रुपया देना होता तो उसके लिए अब आपको 800 रुपया देना है। इसमें धांधली कहाँ हो रही? प्रधान साहब के यहाँ चलते हैं। अब प्रधान साहब के यहाँ जाएंगे तो मूंग की दाल तो बेचारा खिलाएगा नहीं, वो पनीर बना देगा, या वो पास में चिकन चुकन की शॉप होगी तो कुकड़ भी खिला देगा। उसके सैलरी 5-6 हज़ार, उसकी गाड़ी भी दौड़ रही है, 4 लोग उसके साथ आ भी रहे हैं, उसके साथ ये सारा सिलसिला चला हुआ है, तो कहीं उसके खर्चे हो रहे हैं। ये जो खर्चे है ना, ये उन्हीं पत्थरों के बिल से आते हैं। वो तथाकथित नेता जो आज अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए प्रधानों को लामबंद करके, जिला परिषद को लामबंद करके अपने राजनीतिक रसूख दिखा रहे हैं, मैं उनसे चुनौतीपूर्वक कहता हूं कि अगर आप सच में ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं भाई, तो प्रधानों की सैलरी पर काम करो, उनको एम्पावरमेंट करो। आप कल्पना कीजिए, अगर 50,000 की सैलरी प्रधान को दी जाती है, वो 5,000 के बजाय 50,000 मिलेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ भ्रष्टाचार नहीं करेगा। 1 साल का 6 लाख रुपया आएगा, 5 साल का 30 लाख रुपया उसको अपनी सैलरी दिखेगी। 5,000 की सैलरी सस्पेंड करो, 50,000 के बाद में रिकवरी भुगत कर ये लोग निकल जाते हैं। भ्रष्टाचार तो होगा ही। प्रधान के उन्हीं एम्पावरमेंट करने की बात करिए। 66% लगभग महिलाएं पंचायतों से जीत कर आती हैं प्रधान। आप ब्लॉक में जाइए, 2 महिलाएं प्रधान दिखा दीजिए जो बीडीओ ऑफिस में हुई। पति प्रधान का राज चला हुआ सब जगह। भ्रष्टाचारी का अड्डा है पंचायती राज विभाग। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय यंग आए हैं, बीडीओ साहब भी यंग है, उनसे भी बात की है। उन्होंने हमें कहा है कि ये मामला हमने पीओ के माध्यम से डीसी को दे दिया। हमें उम्मीद है कि डीसी साहब इस मामले में देखेंगे ताकि जो ट्रांसपेरेंसी, हम लोगों के जो टेंडर देने से जो ट्रांसपेरेंसी आई है, जो लागत कम हो रही है, इससे सरकार का लाभ होगा। जो काम 1 लाख रुपए में पंचायत का सर्फ बनता था, 50 लाख का बनता था, उसमें वो काम नहीं होता था। अब वो 25 लाख के 30 लाख के सर्फ में वो सारा काम हो जाएगा क्योंकि मटेरियल रेट नीचे उतर आया है, अगर हम लोगों के टेंडर को पारित किया जाता है। अन्यथा ऐसा नहीं करना है तो जिन पंचायतों में टेंडर होंगे उन पंचायतों में हमारे लिफाफे बंद, वही वाले टेंडर जो डॉक्यूमेंट है वो पहुंचा दिए जाए। प्रधानों की बदरबाट बंद हो। ये जो टेंडर कॉल करते हैं उसकी एक कॉपी बीडीओ ऑफिस में जाए, ये टेंडर कॉल करते हैं उसको डिस्प्ले करे पंचायत के बोर्ड पर, पता ही नहीं होता कब टेंडर हो गए। और पंचायती राज एक्ट के ये आई थिंक 7 के 1(1) में ये प्रदत्त हैं बीडीओ की पावर कि बीडीओ अथॉरिटी है लोएस्ट अथॉरिटी जो टेंडर कॉल कर सकता है। प्रधान तो कर ही नहीं सकते, सेक्रेटरी तो कर ही नहीं सकते। और ये जो उनके नेता बने हुए हैं ना, मैं उन सबको, प्रधानों को, उपप्रधानों को, बीडीसीज को, उनके अध्यक्षों को, जिला भर के उनके अध्यक्षों को पंचायती राज एक्ट 1994 पर आ जाओ चर्चा करने, 10 मिनट दोगे रख दूंगा। एबीसी पता नहीं इन लोगों को, और ये नेता बने बैठे हुए ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। ये 2,000 का पत्थर बेचेंगे जो हम 800 रुपये में दे रहे हैं। ये 3400 रुपये का रेता, 4,000 का रेता देंगे जिसको जो 1500 में मिल रहा है। इससे इनको धांधली लग रही है। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस पर देखेगा, नहीं तो हम कोर्ट में जा रहे हैं। दैट्स ऑल। आपकी ओर से कोई प्रश्न हो तो कहें, आप पूछ सकते हैं। हम कोर्ट में जाएंगे हर मामले को लेकर। हमें उम्मीद है कि अब कोर्ट ही एक रास्ता रह गया, क्योंकि प्रशासन से तो हम आवाज़ उठा चुके हैं, उसका फिलहाल हमें रिप्लाई नहीं आया है। और हमें माननीय न्याय और न्याय प्रणाली पर, न्यायालय पर पूरा भरोसा है।